तो आज की कहानी 2025 में एक बेहतरीन थ्रिलिंग स्टोरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत में हम एक खतरनाक नज़ारे को देखते हैं। शुरुआत करते हैं जिसे हमारी कहानी का मेन लीड यानी कि माइक बिना किसी सपोर्ट के ही रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, जिसे वो पूरा भी कर लेता है और इससे उसे काफी खुशी भी मिलती है। और फिर अगले सीन में हम उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं। माइक उसे बताता है कि वो बिना किसी सपोर्ट के पहाड़ को नाप दिया उसने, और ये सुन वो भी हैरान थी, पर वो उसे वार्न करती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं जाने अनजाने में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हमेशा के लिए पछतावा रह जाएगा। लेकिन माइक कहता है कि वो एकदम ठीक है। दरअसल सालों पहले एक हादसे के दौरान उसके छोटे भाई की मौत हो गई, जिससे उसे एक गहरा सदमा लगा है, इसीलिए उसके डॉक्टर ने उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को कहा। पर माइक को लगता है कि वो एकदम फिट और बिंदास है। इस दौरान मीलों दूर हम नेपाल की एक खतरनाक सड़क को देखते हैं, जिस पर एक बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। इसमें कुछ यात्री हैं जो रोड वन वे होने के कारण सामने एक ट्रक आती है, तो बस ड्राइवर उन्हें पीछे हटने को कहता है, पर वो तो मानो इसी काम के लिए आया हो, उसने जबरदस्ती इनकी बस को ढकेलना शुरू कर दिया, जिससे वो एकदम किनारे पर आ गई। इतने किनारे पर कि उसका एक टायर स्लिप हो गया और पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई, जिससे सभी यात्री बड़ी ही दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। और इस हादसे के दौरान हम एक शख्स को फोन कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, तो यानी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लानिंग थी। पर उन मासूम लोगों की जान लेकर किसी को क्या ही मिलेगा। उधर माइक जब अपने भाई की आखिरी बची हुए सामानों को देख रहा होता है, तो उसमें उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर वो मर जाए तो उसकी अस्थियों को हिमालय में उड़ा देना, क्योंकि वो जगह उसके लिए सबसे पवित्र है। ये पढ़कर माइक फौरन ही काठमांडू की टिकट बुक कर लेता है, यानी कि आगे की कहानी अब हम नेपाल में देखने वाले हैं। पर इससे पहले हम ये देखते हैं कि असल में नेपाल में क्या चल रहा है। एक रुद्र नाम का शख्स जो वहाँ के नागरिकों को बताता है कि वो सरकार से मिलकर एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है, लेकिन उसके लिए उन्हें आसपास के सारे घरों और झुग्गियों को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए वहाँ के लोकल बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तब उन्हें शांत कराने के लिए गणेश रॉय नाम का एक शख्स आता है, जो लोगों को काफी मदद करता है। उसने सभी को समझाया कि उस डैम के बन जाने से सभी के घरों में बिजली आएगी और इससे काफी फायदा होगा, और भी कामों में हमारे लिए बहुत पवित्र है ये, तो हमें उसे सुरक्षित भी रखना चाहिए। इसलिए आप चिंता ना करो, मैं इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो डैम बन गया तो हम सभी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। इतनी में गणेश का बेटा भागते हुए आता और उन्हें बताता है कि दादाजी की बस खाई में गिर गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। अब ये सुन फौरन अपनी स्पीच को वो बीच में रोक देता है। इधर माइक अब प्लेन में बैठ चुका है, लेकिन आज भी उसे अपने भाई के साथ वो आखिरी पल याद है जब आखिरी बार उसने ड्रॉप किया था। दरअसल उसका भाई मिलिट्री में था और उसका सपना था कि वो हिमालयन रेंज को देखने जाए, लेकिन मिलिट्री में रहते ही वो इस काम को कर नहीं पाया और फिर एक दिन एक मिशन के दौरान उसे गोली लग गई। हालांकि वहां से वो जिंदा तो लौट आया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसका सपना अधूरा रह गया, पर अब माइक उसके ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकल चुका है। लैंड करते हुए उसे धानी नाम की लड़की मिलती है, जो उसे यहाँ पर गाइड करेगी। वो उसे नेपाल के बारे में काफी कुछ बताती है और फिर दोनों बस में चढ़ जाते हैं, जो कि सीधा माउंट एवरेस्ट के करीब लेकर जाएगी। इस बस में और भी लोग मौजूद थे जो कि वहां पर ट्रक के लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़की से धानी की बहस हो गई, क्योंकि उसने उसका बैग नीचे फेंक दिया। पर उस लड़की के पिता, जिन्हें प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, वो उसे माफी मांगकर बात को खत्म करते हैं। इस बीच हम विजय को भी देखते हैं, जो गणेश का बेटा है। उसके पास उसके पिता का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि वो जहां कहीं भी है वहां से दूर चला जाए, क्योंकि अब उन लोगों की जान को खतरा, क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने डैम का काम रोका है वो अब उनके पीछे पड़ चुके हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ये सुनते ही विजय वहीं से गुजर रही एवरेस्ट वाली बस पर चढ़ जाता है, पर उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसके पीछे सैनी नाम की लड़की और उसके लोग नजर रखे हुए, और उन्होंने भी उस बस में अपना कदम रख लिया और फिर कुछ ही देर बाद पूरी बस को खुद के कंट्रोल में ले लिया। सभी के फोन को बाहर फेंकवा दिया, फिर ड्राइवर को बंदूक की नोक पर रखकर कहा कि अब ये बस वहां नहीं जाएगी जहां ये जा रही थी, बल्कि इसे हमारे बताए हुए रास्ते की तरफ लेकर चलो। वो ड्राइवर भी डर जाता है। उसने वही किया जो वो कह रहे थे। धानी को लगा कि ये कोई लोकल गुंडे होंगे, इसीलिए उसने माइक से कहा कि हमें कुछ करना होगा। वो भी तैयार था, इसलिए उसने बड़ी ही बारीकी से बस में मौजूद हर चीज को देखा, जिस दौरान उसे एक होल मिल गया, जिसमें उसने डंडे को घुसा दिया, जिससे होता यह है कि बस का एक टायर पंचर हो जाता है। अब माइक ने अपनी सीट चेंज कर लिया और बस का वातावरण भी अजीब होने लगा, जो देख सैनी को लगा कि अब उसे अपने लोगों को इत्तला कर देनी चाहिए। लेकिन तभी धामी उस पर हमला बोल देती है और वहीं माइक ने उसके साथी को मारकर वहीं गिरा दिया। लेकिन सैनी धानी पर भारी पड़ रही है, लेकिन अहम मौके पर माइक ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खाई से आधी नीचे लटक चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए सभी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतर गए। तभी माइक की नजर अपने भाई की अस्थियों पर पड़ी, जो अब बस में रह चुकी है, इसीलिए उसने बड़े ही आराम से उसे अपनी ओर खींच लिया। सभी अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने वहां पुलिस को देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वैसे तो पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती, तो अब कैसे आ गई?
किसी और ने उन्हें कॉल तो नहीं किया। खैर अब ऑफिसर ने सभी चीजों का जायजा लिया और सैनी को खुद के कंट्रोल में ले लिया। विजय बेहोश था तो वो लोग उसे एक घर में ले गए, लेकिन उन्होंने उस घर की सारी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दिया, जो देख माई को कुछ सही नहीं लगता। धानी माई की चोट पर मरहम लगा रही थी। इस दौरान उसने उसे बताया कि वो पहले मिलिट्री में था, इसलिए उसे थोड़ा हाथ पैर चलाने आते हैं। अब एक दूसरे से ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इस बीच हम एक और चीज नोटिस करते हैं। इस गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं, जो देख धानी भी हैरान थी। तो प्रोफेसर ने बताया कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है कई बार। दरअसल यहाँ पर हजार नाम का एक लैंड माफिया है जो कि डैम बनाना चाहता है। जिसकी जमीन पर वो बना रहा है वो विजय के दादाजी थे, जो कि एक हफ्ता पहले सड़क दुर्घटना में मारे गए। हो सकता है कि वो लड़की उसी की गैंग के लोगों में से हो। इतने में वहां पर ढेर सारी गाड़ियां आने लगी तो ऑफिसर ने सभी पैसेंजर से कहा, आपके लिए नई बस का इंतजाम हो चुका है, आप सभी अपनी मंजिल तक उसमें जा सकते हैं प्रोफेसर। लेकिन प्रोफेसर को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उसने ऑफिसर से विजय के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो अभी बेहोशी में है। वो ऑफिसर उसे किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे रहा है, बस बार बार एक ही चीज कह रहा है कि आपकी बस तैयार है, आप जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम आजार को देखते हैं जो पीछे के रास्ते से विजय के पास पहुंचता है। उसका कहना था कि उसने उसके बाप को 1 करोड़ ऑफर किया उसकी जमीन के लिए, ताकि हम उस पर डैम बना सके, पर उसने इनकार कर दिया। अगर तू चाहता है कि तेरी जान बच जाए तो सीधा मुझे बता दे कि वो कहां पर है। लेकिन विजय उसके मुंह पर मना कर देता है, अगर वो चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन वो अपने पिता का पता कभी नहीं बताएगा। इतना सुनने के बाद मानो आजार का खून खौल जाता और इसीलिए वो उसे और दर्द देना शुरू करता है। बाहर ड्राइवर और माइक दोनों ने मिलकर बस को ठीक, और इसीलिए उन्हें अब उस दूसरी बस की जरूरत नहीं थी। इस बीच प्रोफेसर आकर माइक और दोनों लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर काफी टाइम से रह रहा है और इसीलिए उसे पता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सारे कारनामों के बारे में बताया, जैसे यहाँ पर लैंड माफिया जमीनों को कब्जा कर रहा है। इस बार इन्होंने गणेश राव की जमीन को हड़पने की कोशिश की, क्योंकि एक कंपनी को डैम बनाना है जो इस गांव को पूरे नेपाल के लिए ठीक नहीं है। उस गणेश रॉय का बेटा है विजय। अभी इन्हें कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए ये लोग ऑफिसर के पास गए, कहा कि उन्हें विजय से मिलना है, और उसने साफ इनकार कर दिया। तभी अंदर से उसकी चीखने की आवाज आती है और ये सुन माइक को शक हुआ। उसने उस ऑफिसर को मारकर अंदर की ओर रुक किया, जिस दौरान उनके सामने सारी सच्चाई आ गई, क्योंकि वहां पर आजार विजय को टॉर्चर कर रहा था। बिना समय गवाए इन्होंने अंदर सभी को बंदूक की नोक पर लिया। तो प्रोफेसर ने आकर आजार से कहा कि वो एक ह्यूमन एक्टिविस्ट है और उसे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए उसने अमेरिकन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो किसी भी समय यहाँ पर आने वाले हैं। अवजार को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और इसीलिए उसने उसकी बेटी के सामने ही उसे शूट करके मार डाला। फिर क्या था, दोनों तरफ से गोलियांबाजी होने लगी और ये लोग विजय को बाहर लाने में सफल रहे, परंतु उसी गोलीबारी में माइक को एक गोली लग जाती है। लेकिन समय रहते उसने बस को उसी हॉल्ट में पकड़ लिया। ड्राइवर स्टीव बस को पूरी रफ्तार से भगाता है, पर उसके सामने वो लोग खड़े थे जिन्होंने उस पर शूट किया, जिससे वो घायल हो गया। पर समय रहते माइक ने अपनी घायल अवस्था में भी बस को कंट्रोल कर लिया। वहीं गेट पर धानी अंधाधुंध आजार के लोगों पर गोलियां चला रही है, जिससे वो सभी साइड हो जाते हैं और तब ये लोग फौरन बस को लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन अब खेल खराब हो चुका है, क्योंकि आजार को लग रहा है कि ये पैसेंजर कोई मामूली लोग नहीं है, इन्हें वो बेवकूफ बनाकर निकल जाएगा। ये सारे उसे 2 हाथ आगे निकले और इसीलिए उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। और इधर ये लोग बस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन केट अपने पिता के मर जाने पर काफी दुखी थी, इसीलिए धानी उसे हौसला देती और समझाती है कि उन्होंने लड़ते हुए अपनी जान दी, ना कि कैरो की तरह छुपकर। इस बीच उसकी नजर पड़ी ड्राइवर, जो कि अपनी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। हालांकि धानी उसके घाव पर मरहम लगाती है, पर उसे पता चल चुका था कि अब उसका समय आ चुका है। पर वो खुद की बस में नहीं मरना चाहता, इसीलिए उन्होंने उसे बस के नीचे उतारा, एक साइड में बैठा दिया, पर कोई भी उसे ऐसे छोड़कर जाने वाला नहीं था। पर उसकी जिद के आगे सब हार गए और वहां से आगे बढ़ गए। अब आगे रास्ता काफी खतरनाक है, जिस पर बस को चला पाना आसान नहीं है, पर माइक इस चीज को करने के लिए तैयार था, क्योंकि उन्हें उसी के रास्ते से चाइनीज बॉर्डर के पास जाना है, जहाँ पर विजय के पिता अभी भी समय मौजूद है। इसीलिए माइक ने अब धीरे धीरे करके बस को नीचे उतारना शुरू किया, पर बीच में उसका इंजन बंद पड़ गया, यानी कि अब बस उसके हाथ में स्टीयरिंग थी, जिसे बस को दिशा दिखानी थी, जिससे वो शुरुआत में सक्षम रहता है, पर आखिर में उसे बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे हुआ ये कि बस आगे जाकर एक पत्थर से टकरा गई और पलट गई। हालांकि इनमें किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आती। वहीं दूसरी ओर आजार और उसके साथ ही गुंडे तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं, पर रास्ते में उन्हें ड्राइवर जख्मी हालत में दिख गया, तो वो उसके पास आया और पूछा कि बाकी के लोग कहाँ गए। उसने कुछ नहीं बताया, जिसके बदले में उसे मौत मिली। और इस तरफ इन लोगों ने खाई में पड़े कुछ सामानों की मदद से बस को ठीक करके उसे सीधा कर दिया, यानी कि अब वो चलने लायक हो चुकी है। इस दौरान आजार के पास विजय के फोन पर उसके पिता का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है कि अभी वो कहाँ पर पहुंचा। जो देखकर आजार ने उन्हें रिप्लाई दिया और उनसे उनकी लोकेशन पूछी। पता लगने के बाद उसने फौरन ही वहां एक बाइकर को भेज दिया, जो पहाड़ों के ऊपर से होते हुए जल्दी से उस ओर पहुंच गया। जब अंदर गया तो वहां एक शख्स बैठा था, जिस पर उसने खूब गोलियां चलाई, लेकिन असल में वो गणेश था ही नहीं, बल्कि कोई और था। और अब इसके आगे कुछ और वो सोच पाता, तभी घर में एक धमाका होता है, जिसमें उस बाइकर की भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहां ये लोग भी पहुंच गए, लेकिन अब विजय ने जलते हुए घर को देखा तो डर गया।
लेकिन तभी साइड में उसके पिता आए, जिन्हें देखकर उसकी जान में जान आई। लेकिन इतने में माइक वही बेहोश हो गया कि उसका घाव काफी गहरा हो चुका है, इसीलिए फौरन उसे अंदर लाया गया। तब गणेश ने अपनी बेटी से फर्स्ट एड किट लाने को कहा और तब गणेश ने उसका इलाज किया। इधर अजार अपने लोगों के साथ खाई में जाता जा रहा है, जहां इन्होंने अपने बस को ठीक किया था। तब उससे खबर मिलती है कि उसके बाइकर को धमाके से उड़ा दिया गया, इसीलिए उसने अपने लोगों को अलग अलग दिशा में जाने को कहा ताकि वो अगर कहीं दिखे तो उसे वहीं मार दे। इस बीच उसके एक साथी ने बताया कि हो सकता है कि वो बॉर्डर के करीब जा रहे हो, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने वहां पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। अब रात होने पर धानी ने माइक की गोलियां निकाल दी, पर ये देख कैट काफी डर चुकी है, कहीं इससे भी कुछ ना हो जाए। पर वो समझाती है कि ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, तुम जाकर पानी लेकर आओ। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, अचानक उस पर एक गुंडे ने हमला कर दिया, पर वो तो सही समय पर पीछे से विजय ने उसे मारकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद अब धानी कैट को कुछ बेहतरे सिखाती है ताकि कम से कम वो खुद की सुरक्षा तो कर सके। सुबह हुई, माइक को होश आया, पर अब इनके सामने एक नई मुसीबत, खाई के उस पार जाना था, जिसके लिए बस एक क्रेन की मदद से दूसरी तरफ रखना होगा। इसकी जिम्मेदारी गणेश लेता और सभी को बस में बैठने को कहता है। पर इससे पहले कि बस उस तरफ जाए, वहां 1000 के लोग पहुंच जाते हैं, जिनका सामना गणेश करता है, लेकिन उसी में वो मारे जाते हैं। और इसके बाद बस पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसना शुरू हो जाती है। इसीलिए माइक खुद अब बाहर आता और एक एक करके हेडशॉट देना शुरू करता है। वो उन सभी को मार डालता है। दिन वो क्रेन के कंट्रोल रूम में छलांग मारता है, पर उसे वहां दिखती है सैनी। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और इसी पल माइक उसे बाहर फेंक देता है। इन सब में खेल और संगीन हो चुका था। इतने में सैनी ने एक बजूका फायर कर दिया, जो आग जलाकर एक टनल पर लगी, जिससे वो गिरना शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि माइक वहां से निकल जाता है, सैनी की जब गोलियां खत्म हो गई तो वो खुद ही बस के अंदर घुस गई और जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे मारे जा रही है। पर किसी ने भी हार नहीं मानी, एक साथ मिलकर उसका मुकाबला किया। माइक ने विजय को बस का कंट्रोल दिया और खुद उस पुलिस ऑफिसर से लड़ने लगा जो सैनी के साथ घुसा था। अब पहले तो उसने उसे मारकर बाहर फेंका, तो दूसरी तरफ धानी ने सैनी के गले में चाकू घुसाकर उसे भी बाहर फेंक दिया, जिससे वो दोनों ही बाहर गिरने पर मारे जाते हैं। यानी कि अब ये लोग सेफ है। पर इनकी बस की हालत काफी खराब हो चुकी है। माइक कहता है कि अभी एक शख्स बचा है, जो था अजार, जो अपनी कार लेकर भाग रहा था। तभी उसके सामने ये लोग अपनी बस लेकर आ गए। माइक ने पहले अजार की आंखों में देखा, जैसे मानो वो कह रहा हो ये उन सभी लोगों का बदला है जिसे उसने मारा है। इसके बाद उसने उसकी कार को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। इसके बाद सभी का अब जाने का समय आ गया, इसीलिए इन लोगों ने एक दूसरे को अलविदा किया और जाने से पहले माइक उस काम को पूरा करना चाहता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। एवरेस्ट के बेस पर जाकर उसने अपने भाई की आशीष को उड़ा दिया, उसे मुक्ति दे दी। दिन धानी उसे लेकर एयरपोर्ट पर गई। दरअसल इन बीते दिनों में दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे को कुछ बता सके। अब फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, इसीलिए माइक उसे गले लगाकर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने भाई की कही हुई बात याद आती है, जिंदगी कभी अकेले नहीं जीते। जैसे हमने पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियों की जरूरत पड़ती है, वैसे जिंदगी को खुशी खुशी जीने के लिए एक पार्टनर का सपोर्ट होना जरूरी है। इसीलिए माइक बाहर आया तो देखा कि धानी ट्रैफिक में फंसी हुई है, पर उसने उसे देख लिया और दोनों ने आंखों ही आंखों में अपने प्यार का इजहार किया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।